भारत में बावजूद इसके कि मतलब एक मुल्क है, लेकिन हम ये देखते हैं जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ स्टेट्स की लीडरशिप की तरफ से आती है, लगता है कि स्टेट्स के भी आपस में मामलात कोई बहुत बेहतर नहीं है। फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो इतनी तलखियां हैं, इतना गैप है, आपको लगता है कि अब स्टेट्स के भी आपस के मामलात वो बहुत बिगड़ जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए अगर मोदी 5 साल के टर्म कंप्लीट करते हैं? देखिए, जो मैंने कहा ना, अब रियल पावर इन इंडिया विल बी विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर, जी। नॉट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये स्टेट चीफ मिनिस्टर, दे ओनली वांट पावर एंड वेल्थ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पीपल्स वेलफेयर। ये चाहते हैं और पैसा बनाना और पावर। तो इनसे जनता कुछ उम्मीद न रखे कि इनकी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। ये सब लाइक द निजाम नवाब इन द एज ऑफ द लिटिल मुगल्स, ये सब बस अपना फायदा, अपना मतलब पूरा करें, उसी का काम करेंगे, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ये भी बताइएगा, जो आप आगाज से बार बार बता रहे हैं कि मोदी अब असल मोदी नहीं होंगे, ये शैडो मोदी होगा जो अब अगले 5 साल के लिए इक्तदार में होगा अगर वो वजीर आजम बनते हैं। जो हालात आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में, भारत का जो मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी कंफर्टेबली 5 साल एज प्राइम मिनिस्टर मजीद मुकम्मल कर पाएंगे, या आप देख रहे हैं कि बिफोर टाइम इलेक्शंस हो सकते हैं या गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? आई डोंट थिंक ही विल लास्ट आउट 5 ईयर। ये तो मेरे ख्याल में 6 महीने, साल भर भी नहीं लास्ट आउट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चंद्र बाबू नायडू हैं और ये नीतीश कुमार, ये सब दे विल डिमांड मोर एंड मोर। एक स्टेज आएगी कि मोदी कहेंगे हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर कहते हैं हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। तो लिहाजा ये 5 साल छोड़िए, 1 साल भी नहीं लास्ट आउट करेंगे, हो सकता है 6 महीने में गिर जाए। मगर देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ इस इलेक्शन का, जो मेरे हिसाब से, मैंने वो भी आपको शायद आर्टिकल भेजा, कि अब मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे आर फीलिंग अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ कि जो हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, न जाने कब हमारा घर बुलडोज कर दिया जाए, हमारी पिटाई हो जाए, हमको लिंच कर दिया जाए, अब वो बादल, काले बादल हट गए। मैं जस्टिस साहब, ये मुसलमानों वाले फैक्टर के ऊपर आगे आता हूँ, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल, ये जो आपने 6 माह और 1 साल की बात की, आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोदी के लिए इनकी डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा और फिर इस हुकूमत का चलना ज्यादा देर जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो 6 माह या 1 साल के बाद आप अर्ली इलेक्शंस देख रहे हैं, या आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए नई गवर्नमेंट को आता देख रहे हैं? देखिए, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे स्पेकुलेट अभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मगर मेरा बस कहना है कि 6 महीने, साल भर से ज्यादा नहीं लास्ट करेंगे मोदी। ठीक है। अब जैसे था, आप जो मुसलमानों के मुतालिक आपने बात की, एक तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद अब मुसलमानों की भारत में फीलिंग्स क्या है? क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में हमने देखा, आप भी बार बार इसके ऊपर आवाज उठाते रहे, जो मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन साजी जो है कानून साजी करती रही मोदी हुकूमत, मुख्तलिफ कवानीन मुसलमानों के खिलाफ लाए गए, एक खौफ और हरास की कैफियत थी मुसलमानों पर, हर वक्त खौफ के बादल छाए रहते थे। वो अब क्या फील कर रहे हैं? सेकेंडली, मोदी ने जो गुज़िश्ता 10 साल में मुसलमानों के साथ और दीगर माइनॉरिटीज के साथ किया है, आप समझते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज उसी की वजह से वो नहीं आ सके जो मोदी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार होगा? देखिए, पहले तो आप समझिए कि मोदी अब डिपेंडेंट है ऑन चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, उनके बगैर चला नहीं सकते गवर्नमेंट। अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको मुस्लिम वोट्स चाहिए, बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलता नहीं कभी। मगर जैसे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 4% गवर्नमेंट जॉब्स को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट है, आप गूगल पे देख लीजिए। ये स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ मुस्लिम गिविंग रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स आल्सो इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू कॉलेजेस एंड ऑल। ये बिल्कुल ही अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ बीजेपी है, मगर बिकॉज चंद्रबाबू नायडू वांट मुस्लिम वोट्स, इसलिए उसने किया। तो कहने का मतलब है कि अब अगर मोदी चाहेंगे मुसलमानों पे जुल्म ढाना,
फौरन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, तो ये मोदी जी कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, ये जो ऑपोजिशन अलायंस है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें शायद मेरे ख्याल में 232 है क्या, कितनी है, 234 है जी। तो ये भी मुखालफत करेंगे अगर मुसलमानों पे जुल्म होगा। इट्स अ बिग ब्लॉक इन पार्लियामेंट। तो अब वो जो गुंडाई की, पूरी गुंडाई पे चलाई मोदी ने अपनी हुकूमत, और खासकर मुसलमानों पे जुल्म करके, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो, एक तो चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश विल स्ट्रांगली अपोज इट एंड मोदी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिम, और दूसरा ऑपोजिशन अलायंस जो बहुत बड़ा हो गया वो भी अपोज करे। तो अब आप मुसलमानों के जज्बात क्या देख रहे हैं इन इंतखाबात के नताइज के बाद? बहुत खुश हैं, मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे आर फीलिंग ग्रेट साई ऑफ रिलीफ कि काले बादल जो 10 साल हमारे ऊपर मंडरा रहे थे और हमारे पे क्या क्या जुल्म नहीं हुए, हर किस्म के जुल्म हुए, अब पहले बार वो राहत की सांस ले रहे हैं मुसलमान। मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अच्छा, जैसे साहब ये भी बताइएगा, राहुल गांधी ने जब इंतखाबात के नताइज तकरीबन क्लियर हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने जो 234 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, ये सिर्फ बीजेपी की शिकस्त नहीं है। इंडिया अलायंस ने बीजेपी के साथ साथ भारत की अदलिया को भी हराया है, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हराया है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी हराया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इनके लोगों को दबाया जा सके, ऑपोजिशन को दबाया जा सके। आप क्या देखते हैं, इन इदारों का रोल क्या रहा है गुज़िश्ता 10 साल में, और अब क्या भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत की जुडिशरी पर जो हर वक्त मोदी का खौफ था वो कम होगा? बिल्कुल कम होगा। देखिए, ये जो स्टेट एजेंसीज हैं, जुडिशरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज और क्या क्या, इलेक्शन कमीशन, ये सब बड़े देखते हैं पॉलिटिकल विंड किधर बह रही है। तो पॉलिटिकल विंड बीजेपी के फेवर में थी और लग रहा था कि मोदी जी हमेशा के लिए परमानेंटली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये देवर वर्किंग, दे हैड बिकम प्रो बीजेपी। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसने इतना बेईमानी का फैसला दिया, वो जो बाबरी मस्जिद पे फैसला दिया, 5 जजेस का फैसला था, उसमें एक तरफ तो कह दिया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, तो अगर उसको क्राइम मानते हो तो रिस्टोर इट एज अ मस्जिद, मगर आखिर में फैसले में लिख दिया कि मगर इट विल बी गिवन टू द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसने डिमोलिश किया था, वो जमीन उनको दे दी जाएगी। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी, बेईमानी का फैसला, ताकि उनको खुश, जुडिशरी को खुश कर लें। और नतीजा हुआ, जो चीफ जस्टिस से जो प्रिसाइड किए थे गोगोई, उनको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, और जो एक सीनियर जज थे चंद्रचूड़, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कहते हैं उन्हीं ने लिखा था फैसला, वो चीफ जस्टिस हो गए। क्योंकि इन्होंने, चंद्रचूड़ साहब ने सोचा होगा कि अगर मैं अग्री न करूं इस फैसले से तो मुझे बीजेपी सुपरसीड कर लेगी, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन पाऊंगा। तो दीज आर ऑल कैरियरिस्ट, अपना करियर देखते हैं, बेईमानी का फैसला दे दिया। इट इज यानी डार्केस्ट जजमेंट आफ्टर दैट मीसा जजमेंट आफ्टर द इमरजेंसी, बेईमानी का फैसला दे दिया। इसी तरह कई फैसलों का मैं सुना सकता हूँ जो जुडिशरी ने बेईमानी करी। इसी तरीके से ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वर यूज्ड टू अटैक एंड रेड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मगर ये इधर क्या हुआ है, ये लोग भी बड़े चालू हैं, ये जजेस और इंटेलिजेंस, ये देखते हैं अगर पॉलिटिकल विंड बदल रही है तो ये भी फट से बदल जाएंगे। अब देखिए ये अब ज्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, उतने प्रो बीजेपी नहीं रहेंगे जितने थे, क्योंकि ये सब देखते हैं पॉलिटिकल विंड और उसके साथ बहते हैं, तो लिहाजा थिंग्स में इम्प्रूव ना हो। अच्छा, जैसे सब हमने देखा कि गुज़िश्ता 10 साल में भारतीय फौज को भी बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपने मकासद को अचीव करने के लिए। आपने मतलब 2019 का इलेक्शंस में जो बीजेपी की कामयाबी थी, उसमें एक बड़ी वजह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे जो भारतीय फौज और मोदी ने प्लान की, और बाद में वो चीजें सामने भी आई कि किस तरीके से भारतीय फौज का इस्तेमाल किया बीजेपी ने इक्तदार के हुसूल के लिए। अभी हमने ये देखा कि भारतीय इंतखाबात से चंद रोज कबल भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे को एक्सटेंशन मिली। ये एक्सटेंशन, कितना किरदार इस एक्सटेंशन ने अदा किया
कि मोदी जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मर्तबा गवर्नमेंट में आना मुश्किल होगा, वो अब 292 सीट्स तक उनका अलायंस पहुंच गया? नहीं, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक एक्सटेंशन वाज ओनली बाय 1 मंथ ड्यूरिंग द इलेक्शन, कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा जस्टिस साहब, हमने देखा कि भारत में पंजाब में खास तौर पे हालात भी बहुत बेहतर नहीं है, और इंडियन मीडिया अगर उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि चीजें बेहतर हैं। खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा एक्टिव रही, और ऐसे में खदूर साहब की सीट से अमृतपाल सिंह का इलेक्शन जीतना लोकसभा का, अमृतपाल सिंह वो शख्स है जो ओपनली खालिस्तान की बात करता है और एक बड़ी मैसिव सपोर्ट उसके साथ पूरे पंजाब में मौजूद है। तो ऐसे शख्स का जीतना पंजाब से लोकसभा की सीट पर आप उसको कैसे देख रहे हैं? फिर कैंपेन एक दिन उसने नहीं की, जेल से उसने इलेक्शन लड़ा, जेल से कागज जमा करवाए और लाखों वोटों की बढ़तरी से वो लोकसभा में आ गया। तो ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? देखिए, ये अमृतपाल सिंह ही इज जस्ट अ वेस्टर्न एजेंट। ये वेस्टर्न पावर्स खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं अमेरिका कनाडा में, और पूरा खेल है कि भारत को कमजोर करो। वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि जैसे अंग्रेज हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, ये वेस्टर्न पावर्स का है कि हिंदू सिख लड़वाओ। ये अमृतपाल सिंह इज नथिंग बट अ फॉरेन एजेंट, दैट्स ऑल। नहीं तो इसका इलेक्शन जीतना, इतनी बड़ी तादाद में इसको वोट पड़ना, तो क्या फिर भारतीय पंजाब के लोग भी फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पीपल आर इमोशनल। देखिए, लोग समझते नहीं, जो मैंने आपसे बात बताई कि ही इज रियली अ वेस्टर्न एजेंट, ये आम सिख नहीं समझता है। वो समझता है हीरो है, इनके फादर को हैंग कर दिया गया जो इंदिरा गांधी के असिस्टेंट थे। तो वो पीपल आर इमोशनल, पीपल डोंट हैव रैशनल अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए इमोशन पे वो वोट दे देते हैं कि भाई हमारा ये इसका फादर मार्टर था, इंदिरा गांधी को मार दिया, तो वो जज्बात पे बह जाते हैं। मगर हकीकत है कि ही जस्ट, देखिए ये क्या है, खालिस्तान मूवमेंट पूरा गेम ये है कि हिंदू सिख को लड़वाओ, जैसे अंग्रेजों का था हिंदू मुस्लिम लड़वाओ। नथिंग दैट, these are all agents planted by the West. अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आप बीजेपी की तो क्रिटिक रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं? अगर वैसे तो अगर मैं गलत नहीं तो आपने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप दोनों अलायंसेस का कंपैरिजन करें, बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस, आपके नजदीक दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, बस एक ही चीज है इंडिया अलायंस में जो मुझे पसंद है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं है, दैट इज ऑल। मगर आई एम अंडर नो इल्यूजन, कोई मुगालता नहीं मुझ में कि अगर ये इक़्तिदार में आ जाएं, सत्ता में आ जाएं, ये जो असल मुद्दे हैं भारत के, उसका कोई इनके पास सलूशन है। जो असल मुद्दे हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, इनके पास भी कोई सलूशन नहीं है। इंडिया अलायंस के पास भी कोई सलूशन नहीं है। बस इतना है कि मुसलमानों से नफरत नहीं है, तो कम से कम इतनी गनीमत है। तो अगर आप दोनों में मुझसे कहूँ किसको चूज करता हूँ, तो मैं इसलिए इंडिया अलायंस को चूज करूंगा, क्योंकि आई एम अगेंस्ट हेट्रेड। किसी के खिलाफ हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। आई एम अ टोटली सेकुलर पर्सन, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसमें इतनी मजहब हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी जुबानें हैं, इतनी नस्लें हैं, इतने कल्चर्स हैं। तो जब तक आप सबको साथ लेके चलेंगे, मुल्क एकजुट रह नहीं सकेगा, टूट जाएगा। तो आई एम अगेंस्ट दिस कम्युनलिज्म, जिसको आप लोग क्या फिरका परस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, फिरका परस्ती। बिल्कुल। आखिर में जैसे सब, अब आप जो कि आपने खुद प्रेडिक्ट किया कि अब 1 साल भी इस हुकूमत का रहना मुश्किल है, तो अब अगले 1 साल या अगले 5 साल के लिए आप भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 1 साल के बाद चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, 1 साल के बाद नए इलेक्शंस हैं, अगर नहीं तो फिर अगले 5 साल के बाद भारत की स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि बहुत बुरे दिन आ रहे हैं भारत में। मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जा रहा है और चला गया एक तरीके से। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस मैन हैड डन ग्रेट डैमेज टू इंडिया। मगर मुझे कोई मुगालता नहीं है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, none of them really love the country. सब पावर एंड वेल्थ, पैसा बनाना और पावर में आना, उसी का खेल खेलते हैं। तो लिहाजा मैं किसी पॉलिटिशियन को इंडिया में पसंद नहीं करता हूँ।
कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम किसको वोट दें। मैंने कहा तुम्हें जो ठग प्यारा है उस ठग को दे दो। सभी ठग हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे ऑल पार्टी, दे आर ऑल सेल्फिश, rogues, rascals, scoundrels, looters, gangsters, mafia, who only know how to polarize society, divide society. बीजेपी रिलीजियस लाइन पे करती है और पार्टी कास्ट लाइन पे करती है। मगर मैंने वोट ही नहीं दिया जिंदगी में। आई विल नेवर वोट। क्यों किसी ठग को मैं वोट दूं? तो लिहाजा मैं इनमें मुझे कोई भरोसा नहीं है। प्रेजेंट पॉलिटिशियन 2 कौड़ी के लोग हैं इंडिया में, सब पार्टी से। मगर मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के पेट्रियोटिक, मॉडर्न माइंडेड, सेल्फलेस लीडर विल इमर्ज हु विल लीड अ हिस्टोरिकल पीपल स्ट्रगल चाहिए होगा जो 10-15 साल चलेगा, फॉर क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल ऑर्डर अंडर विच इंडिया रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेस एंड मॉडर्नाइजेस एंड आवर पीपल गेट अ हाई स्टैंडर्ड लिविंग एंड डिसेंट लाइफ। ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव होना है। तो ऐसे पेट्रियोटिक लीडर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हमारे सारे पॉलिटिशियन दे आर रोग्स एंड रास्कल्स एंड स्काउंडर्स, सब पार्टी से। मगर आगे चल के मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे पेट्रियोटिक, मॉडर्न माइंडेड, सेकुलर लीडर्स इमर्ज करेंगे, जैसा हुआ है हर कंट्री में। आप हिस्ट्री बुक पढ़िए, व्हेन ऑल दीज कंट्रीज वर इन क्राइसिस, लाइक इंग्लैंड इन द 17th century, अमेरिका ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया एंड चाइना ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। तो उस वक्त patriotic leaders arose spontaneously, they arose and they led their nation to success. तो इसी तरीके से भारत में भी होगा, मगर उसमें वक्त लगेगा। अभी I have no respect for any political leader of the present times. बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जस्टिस साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडेय काटजू साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी तफसीलन आपने सुनी। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।